हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए में अंतर करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, ये जो डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है और डीएनए और आरएनए में अंतर, ये आपकी क्लास 12 बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डीएनए। तो देखिए, डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में किया था। किसने किया था? डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर से देखते हैं डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं आगे। तो देखिए, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से घटक होते हैं। फर्स्ट होता है डीऑक्सी शर्करा। क्या होता है? डीऑक्सी शर्करा। दूसरा होता है फास्फेट समूह। पहला डीऑक्सी शर्करा, दूसरा होता है फास्फेट समूह और तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए, और नाइट्रोजन क्षार में हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन क्षार ये 4 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यानी कि AGCT। आपको ध्यान रखना है AGCT। ये ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं कि एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन और T फॉर थाइमिन। ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं अपने चित्र को। तो देखिए, आपको देखने में ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो देखते हैं ये चित्र किस प्रकार बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और देखिए, हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बना होता है। देखिए, ये चित्र जो है, ये चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से मिलकर बना है। ठीक है, ये चित्र बना है हमारा कुछ इस प्रकार। और देखिए, ये इस प्रकार है और ये इस प्रकार, ये थोड़ा ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा चित्र बनकर तैयार है। अब देखिए, ये वाला जो होता है, इसको ये होता है 3 डैश और ये है 5 डैश। तो ये क्या है? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब इसके बीच का जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी दूरी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। अब देखिए, इसमें जो होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से थे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो एडेनिन होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? एडेनिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन का द्विबंध बनाता है। ठीक है, इस प्रकार जुड़ा रहता है। और जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन है, वो साइटोसिन के साथ त्रिबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। तो देखिए, इस चित्र में हमें यही करना है। तो देखिए, ये इस प्रकार है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा है? एडेनिन जुड़ा है थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड से। ठीक है। और जो हमारा ग्वानिन है वो किसके साथ जुड़ा है? त्रिबंध से, साइटोसिन से। ठीक है। तो यही हमें AGCT करना है। A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखिए, यही है हमारा चित्र, है ना? बहुत आसान। A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखिए, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड थे, ये किससे जुड़े होते हैं? ये होते हैं हमारे फास्फेट और शर्करा समूह। इसमें एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट यानी कि P और शर्करा यानी कि S। तो इसमें जो हमारे ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये इसमें क्या है? इसमें फास्फेट और शर्करा समूह क्या जुड़े हैं? एकांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी कि P प्लस S, P प्लस S, P प्लस S, P प्लस S। और यहाँ पर भी P प्लस S हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा P प्लस S। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चित्र। अब ये AGTC क्या है? ये है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है। और ये क्या है? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और आगे देखिए, और देखिए इसमें क्या होती है? डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब 10 नाइट्रोजन क्षार होने चाहिए। यहाँ पर तो कितने? यहाँ पर 6, 4, 8, 12। तो 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चित्र, था ना बहुत आसान।
अब देखते हैं, देखिए ये चित्र था इस प्रकार। तो देखिए ये क्या होता है, ये दो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसमें क्या है, ये तो 3' है और ये 5' और इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये क्या है, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसके साथ जुड़ा है, ये है AGCT। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, नाइट्रोजन क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो देखिए एडेनिन किसके साथ जुड़ा है, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ। तो फ्रेंड्स यही था हमारा डायग्राम। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं जो जो हमने चित्र में करा है। तो देखिए पहला है, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर से देखिए डीएनए का जो प्रत्येक अणु है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और जिसका व्यास कितना होता है, जिसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यानी कि आपने यहाँ पर देखा है ये जो फास्फेट और शर्करा है ये एकांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना। और फर्स्ट में हमसे बोला गया था कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपने यहाँ पर देखा है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का व्यास कितना है, यहाँ पर है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी कि लाइन में नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन के से हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है। मैंने आपको अभी बताया था ना, एडेनिन किससे जुड़ा है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के द्विबंध से, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कि त्रिबंध से जुड़ा है। और देखिए फ्रेंड्स डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम डीएनए और आरएनए में अंतर। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल हमसे पूछा जाता है, चाहे 2 मार्क्स की बात करें, 3 की, 4 की या 5 की। अब देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए एक तरफ आप डीएनए लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे आरएनए। तो फर्स्ट है, यह प्राय सभी जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह प्राय सभी जीवों में पाया जाता है। और देखिए यह कुछ वायरस में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होगा वो सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है, और जो आरएनए वो कुछ वायरस में ही पाया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। कौन सी, क्योंकि देखिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए इसमें जो शर्करा होगी वो होगी डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में क्या होता है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। और देखिए यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा, यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि ये जेनेटिक होता है, यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। और देखिए यह प्रमुख विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जीव जंतुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, वो है डीएनए। और देखिए विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट हमारा, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। देखिए जो डीएनए है, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन देखिए फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है, कुछ विषाणु में आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण। लेकिन इसमें क्या, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है कुछ विषाणुओं में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा, इसमें थाइमिन क्षार उपस्थित रहता है, यानी कि डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित रहता है, तो इसमें थाइमिन। कौन सा, मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रोजन क्षार कौन सा है, AGCT, तो उसमें कौन सा क्षार उपस्थित रहता है, तो देखिए डीएनए में थाइमिन क्षार उपस्थित रहता है। और देखिए आरएनए की बात करें, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित रहता है। और देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए में कौन कौन से क्षार उपस्थित है और कौन कौन से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में थाइमिन क्षार उपस्थित है और आरएनए में यूरेसिल क्षार उपस्थित है। अब देखिए 7th पॉइंट हमारा, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। क्या होती है, जो हमारी डीएनए की संरचना है वो होती है द्विकुंडलित। और बात करें आरएनए की, तो इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने क्या किया है, आज की वीडियो में हमने डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा है, और डीएनए और आरएनए में अंतर देखा है।
अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।